प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को नया चीफ मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई का डीजी नियुक्त किया गया है। सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर ने सोमवार को यह जानकारी दी है। असीम मलिक वर्तमान में रावलपिंडी में सेना मुख्यालय जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। अब उनको आईएसआई का डीजी बनाया गया है। मोहम्मद असीम मलिक 30 सितंबर को आईएसआई प्रमुख के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। आज न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक असीम मलिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह लेंगे। नदीम 2021 से डीजी आईएसआई के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 2023 में 1 साल का विस्तार दिया गया था। अंजुम को वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के राजदूत बनाए जाने की चर्चा है। लेफ्टिनेंट जनरल मलिक पूर्व में बलूचिस्तान में पैदल सेना डिवीज़न और वजीरिस्तान में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं और अपने काम के लिए कई अवार्ड भी पा चुके हैं। मलिक की पढ़ाई की बात की जाए तो अमेरिका में फोर्ट लिवेंथवर्थ और लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से पढ़े हैं। पाकिस्तानी फ़ौज में मलिक का करियर काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने पहले बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में सेना ब्रिगेड की कमान संभाली है। ये दोनों ही क्षेत्र पाकिस्तानी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। अपनी शैक्षणिक और नीतिगत क्षमता के लिए जाने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल असीम को उनके सैन्य प्रशिक्षण के दौरान प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। असीम मलिक ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एनडीयू में मुख्य प्रशिक्षक और क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ट्रेनर के रूप में भी काम किया है। असीम मलिक की नियुक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है, जब देश के कई मुद्दों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में आईएसआई का काफ़ी दखल है और एजेंसी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। ये हम रूस की बात करें। भारत के विरोध के बाद भी रूस ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता को अपना समर्थन दे दिया है। रूस इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष और भारत का सबसे भरोसेमंद करीबी रणनीतिक भागीदार देश है। वहीं पाकिस्तान खुलकर भारत का विरोध करता है और उससे इसमें चीन समर्थन मिलता है, जो नई दिल्ली को अपना प्रतिनिधि समझता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर भारी तनाव है और हजारों सैनिक आमने सामने हैं। इन सबके बीच रूस के डिप्टी पीएम ने इस्लामाबाद की यात्रा की और पाकिस्तान की ब्रिक्स सदस्यता का समर्थन किया है। रूस ने एक कदम भारत की कीमत पर उठाया है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन के दबदबे वाले ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो इससे ड्रैगन का प्रभाव और बढ़ जाएगा। रूस के इस कदम पर भारत में मॉस्को लेकर बहस शुरू हो गई है। रूस और चीन ब्रिक्स का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के खिलाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा तुर्की भी इसमें शामिल होना चाहता है, जो भारत का विरोधी है और पाकिस्तान का करीबी है। रूस और पाकिस्तान के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। रूस के डिप्टी पीएम ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने आवेदन किया है, हम इसे सपोर्ट देंगे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अभिषेक शर्मा का कहना है कि इस बात की संभावना न के बराबर कि भारत आने वाले वर्षों में ब्रिक्स के और ज़्यादा विस्तार का समर्थन करे। अभिषेक ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बातचीत में कहा कि अगर सदस्यों को शामिल करने पर अगला जत्था आता है तो पाकिस्तान के लिए मानकों को पूरा करना कठिन होगा। ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए बहुत ही कठोर मानदंड और नियम है। उन्हें ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए नए मेंबर को सभी अन्य सदस्य देशों के साथ दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए या सदस्य देशों के साथ पर्याप्त मात्रा में व्यापार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स को विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने वाला संगठन मानता है। अगर इसमें पाकिस्तान शामिल होता है तो इससे चीन की स्थिति मजबूत होगी, साथ ही भारत कमज़ोर होगा। इससे ब्रिक्स की विशेषता क्षीण होगी। ब्रिक्स का गठन साल 2006 में हुआ था और उस समय रूस, ब्राज़ील, भारत और चीन इसके संस्थापक सदस्य थे। इसके बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया सदस्य बने। पाकिस्तान ने नवंबर 2023 में ब्रिक्स की सदस्यता के लिए दावेदारी की थी। शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो इससे चीन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। चीन भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधि मानता है। इसी वजह से वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करके भारत की राह रोकना चाहता है। इससे पहले चीन ने ही साल 2022 में ब्रिक्स के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू किया था। जब वह अध्यक्ष था, रूस ने उसे सपोर्ट किया था। विश्लेषकों का कहना है कि बिना भारत को सहमत किए ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करना मुश्किल होगा। ये अब हम इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने सोमवार को लेबनान में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला किया है। आईडीएफ ने कहा कि उसने 2 बड़े हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के 300 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली स्ट्राइक के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इन हमलों में 100 लोगों की जान गई है, 400 से ज़्यादा घायल हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में उन इमारतों के आसपास रहने वाले लोगों को घर खाली करने की चेतावनी के बाद ये हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह ने हथियार रॉकेट छिपा रखे थे। इसराइल की ओर से लेबनान में बीते 5 दिनों से लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। पिछले सप्ताह के गुरुवार से हिजबुल्लाह पर कार्रवाई बात करते हुए इसराइल ने विशेष रूप से दक्षिणी लेबनान में हमले किए हैं। इनमें लेबनान की बेका घाटी में हिजबुल्लाह के खिलाफ
किया गया बड़ा हमला भी शामिल है। सोमवार के हमले पर इजरायली सेना ने कहा है कि वे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से संबंधित ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। आगे भी ऐसे हमले किए जाएंगे। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इजराइल के हमलों की निंदा की है। उन्हें एक योजना का हिस्सा बताया है जिसका उद्देश्य लेबनानी गांवों और कस्बों को नष्ट करना है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र से इजराइल की आक्रामकता को रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले बेगुनाहों को मार रहे हैं और ये एक अपराध है। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमलों से पहले IDF ने दक्षिणी लेबनानी नागरिकों को हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने के लिए कहा था। सोमवार को लेबनान की राजधानी बेरूत और देश के अन्य क्षेत्रों में नागरिकों को टेक्स्ट संदेश और रिकॉर्ड किए गए संदेश मिले जिनमें उनसे तुरंत अपने आवास खाली करने के लिए कहा गया था। हम प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी की दिग्गज टेक कंपनियों के CEO के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया। इसी मीटिंग में PM मोदी ने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है। राउंड टेबल बैठक में बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि पिछले साल जब मैं वाशिंगटन आया था तब मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तब भी मुझे आप में से कई साथियों से मिलने का मौका मिला था। आज 1 साल बाद यहाँ दुनिया के बड़े बड़े इनोवेटर के साथ बैठकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जो ऊर्जा और उत्साह देख रहा हूँ, भारत के प्रति जो भरोसा देख रहा हूँ, ये वाकई बहुत सुखद है। क्योंकि जब आप जैसे विशेषज्ञ बदलती हुई दुनिया और भारत की संभावनाओं के विषय में कोई बात बताते हैं तब भारत में भी नीति निर्धारण के विषय में हमारा विश्वास बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा होगा जिसे प्रौद्योगिकी संचालित न करती हो, लेकिन ऐसे समय में से प्रौद्योगिकी लोकतंत्र का एक संतुलन बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीक का मिलन मानव कल्याण की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तेजी से आगे बढ़ेगा तो वैश्विक शांति और समृद्धि का भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है। प्रौद्योगिकी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है। इसलिए आज हमने भारत में तकनीकी सहयोग और निवेश के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की हैं। PM मोदी ने कहा कि आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। भारत में बायोफार्मा रिसर्च की प्रमोट करने के लिए एक उपजाऊ पारिस्थितिक तंत्र भी है। आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में आप सभी को मैं एक सह यात्री और सहभागीदार के रूप में हमेशा देखता हूँ। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की टेक कंपनियां मिलकर वैश्विक चुनौती के समाधान में अहम रोल निभाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत उन पहले देशों में से एक है जिसने AI रणनीतियों पर काम किया। मेरे लिए AI का मतलब है अमेरिका भारत। यही वह शक्ति है जिसे हम मजबूत करना चाहते हैं। भारत ने प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाया है जिससे विभाजन कम हुआ है। भारत AI के नैतिक उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर किसी काम का नहीं, वैसे ही चिप के बिना तकनीक किसी मतलब की नहीं होती। इसलिए हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि दुनिया में यह काम काफ़ी पहले शुरू हो चुका है। हम इस मामले में थोड़ा देरी से शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमारी ताकत है कि हम जब भी शुरू करते हैं पूरी रफ्तार से शुरू करते हैं। जैसे 5G तकनीक भी हम काफ़ी पीछे थे, लेकिन अब हम सबसे आगे हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर को लेकर भारत गंभीर है। हम इसमें जल्द से जल्द टारगेट पूरा करेंगे। इसके लिए हमारा मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने नेपाली समकक्ष KP शर्मा ओली से और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास सहित विश्व के कई नेताओं के साथ अल बैठक की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के तहत न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर अब्बास से मुलाकात की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री KP ओली के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। भारत और नेपाल की मित्रता बहुत मजबूत है और हम अपने संबंधों को और गति देना चाहते हैं। हमारी बातचीत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक X अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घनिष्ठ मित्रता को और प्रगाढ़ करते हुए UNGA सत्र से इतर नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से आज मुलाकात की। इसमें कहा गया, दोनों नेताओं ने सदियों पुरानी बहुआयामी विस्तारित साझेदारी के तहत सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी हित के मामलों पर चर्चा की। ओली प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले किसी पड़ोसी देश का दौरा करने की परंपरा को तोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भाग लेने के लिए अपनी पहली विदेश यात्रा पर अमेरिका आए हैं। ओली ने X पर एक पोस्ट में कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र से इतर एक सार्थक बैठक हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई है। मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के हिमालयी राष्ट्र की यात्रा के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा के प्रेस सलाहकार ने भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी
यहाँ मुलाकात की और गाज़ा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि न्यूयॉर्क में फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात हुई। क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ दीर्घकालीन मित्रता को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।